हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पर पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जितने भी MIL हिंदी में बचे हुए थे टॉपिक्स सारा क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले सेमेस्टर में बहुत लाभ होगा, ठीक है। और जितने भी UG PG के सेमेस्टर्स हैं सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कुछ बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स इस MIL वाले PDF में आ चुके हैं, आपका सिलेबस वाला है, ठीक है। इसमें सारा कुछ हो गया था स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें बाकी रह गया था जीवन वृत्त, लेखन कौशल और अनुवाद, संक्षेपण, पल्लवन और इधर लिंग निर्णय, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो ये सारा स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और इनसे और बाकी जितने हैं उनका वीडियो पहले आ चुका है, ठीक है। तो सारे वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका 100 में 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं उस PDF में। फाइनली इस PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका CC1 MIL हिंदी UG सेमेस्टर 1 के लिए है। जिनके सिलेबस में ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स उन सारे के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से समझाया गया है, तो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला है लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या है, तो इसका परिभाषा पहले देखते हैं। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो इसे लेखन कौशल कहते हैं। जब कोई भाव आ गया, मन में विचार आ गया और उसको कहीं लिख दिए तो इस लिखना को ही लेखन कौशल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब लेखन के प्रकार देखते हैं। सुलेख होता है स्टूडेंट्स, फिर आपका है अनुलेख, फिर श्रुतलेख, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में बात करते हैं। सुलेख क्या है, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। एक सुंदर लेख में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? परस्पर वर्णों तथा वर्णों का मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि से अनुपात हो। फिर देवनागरी लिपि के वर्गों में पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्व रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेंगे। पाई का कोण 90 डिग्री 90 अंश पर होना चाहिए, ठीक है। देवनागरी लिपि के वर्गों पर सिरो रेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, अतः प्रत्येक शब्द पर सिरो रेखा अवश्य हो। सीधा रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए इसमें बता रहा है कि सारी मात्राएं वगैरह सही सही होनी चाहिए सुलेख में जो है सुंदर लेख में आपका सारा मात्रा बढ़िया से होनी चाहिए। अब जो ऊपर वाला भी लेख मतलब लाइन होना चाहिए, तभी ये बढ़िया सुलेख लगेगा, ठीक है। अब वर्गों में मात्राओं का योग ठीक से हो, तो मात्राओं का जैसे दीर्घ लगा हुआ है क में, तो दीर्घ ई की मात्रा लगाना चाहिए जहाँ जैसा लगे, ठीक है। जहाँ जैसा देना हो वहाँ उस तरह से देना है। विशेष रूप से दीर्घई की मात्रा से पूर्व आधे व्यंजन की योग में तथा र के साथ लगने वाली उ व क की मात्राओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब में ज़्यादा गलतियाँ होती है, ठीक है। वर्णों, शब्दों, वाक्यों तथा पंक्तियों की परस्पर दूरी समुचित रूप से होनी चाहिए। यह दूरी न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम हो। देखिए जो लिखते हैं हम लोग वो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा पास में भी नहीं होना चाहिए। इससे भी आपका सुलेख उभरता है, यानी कि आप किस प्रकार लिखें वो आपका उभरता है, ठीक है। लेख को समुचित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद यानी कि पार्ट बाय पार्ट बढ़िया से उसका जो एक टॉपिक बना लेना चाहिए, टॉपिक का फिर सब टॉपिक बनाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अनुच्छेद निर्माण एक कला है। अलग अलग विचार के लिए अलग अलग अनुच्छेद की रचना की जानी चाहिए। ध्यान रहे न तो एक ही विचार के लिए कई अनुच्छेद बनाए जाएं और न ही एक अनुच्छेद में कई विचारों का समावेश। देखिए एक पॉइंट लिखना है कि किसी के बारे में, प्रकारों के बारे में लिखना, तो वहाँ सिर्फ प्रकार के बारे में ही लिखना है, विशेषताओं के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित हाशिया छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है, ठीक है। एक हाशिया छोड़ देना। अनुलेख किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। हूबहू लिखना इसमें किसी आदर्श लिखाई, ठीक है, किसी आदर्श लिखाई का हूबहू लिख लेना। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देता है और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं जैसा लिख दिया जाता है टीचर के माध्यम से बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, तो उसी तरह से लिखा जाता है।
श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। श्रुत लेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का। श्रुत लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रियों को पुनः शिक्षित करना भी है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सकें। इसमें बच्चे की लिखावट में सुडौलता, स्पष्टता व गति लाना भी उद्देश्य रहता है। होता क्या इसमें कि एक टीचर हो गया, टीचर जो हैं सो बोल रहे हैं अपने मुंह से और बच्चे लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है सो बच्चों को लिखना है सुनकर, तो इसीलिए श्रुत लेख हो गया। क्या क्या इसमें होना चाहिए ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। लेखन कौशल के उद्देश्य महत्व सारा कुछ इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, वाक्य रचना के नियमों से परिचित करना, विचार तार्किक क्रम से में प्रस्तुत करना, अनुभवों का लेखन करना, लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना, वाक्य रचना, शुद्ध वर्तनी विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाना, छात्रों को सृजनात्मक शक्ति और मौलिक रचना करने में निपुण बनाना। ये सारा लेखन कौशल का उद्देश्य है। फिर है महत्व। लेखन कौशल जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। लिखने से मानसिक स्मृति क्षमता शार्प होती है। लिखना यह एक व्यायाम है। इस लेखन कौशल सीखने की क्षमता में वृद्धि, इस लेखन कौशल में लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। लेखन कौशल से रचनात्मकता बढ़ती है। खास करके लिखने से शांति खुशी मिलती है। एक शोध के अनुसार लिखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क में बेहतर तरीके से चीज़ें छप जाती हैं। होता क्या है कि अगर बढ़िया से लिखने लगते हैं तो हम लोग के दिमाग में छप जाता है वो चीज़, वह ठीक है। अपनी समस्याओं को पेपर पर लिखने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। साथ ही साथ शरीर के जख्म भी बहुत तेज़ी से भरते हैं। और जो व्यक्ति लिखते नहीं वह तनाव एवं चिंता से ग्रस्त होते हैं। देखिए जो लेखक वगैरह होते हैं, कवि वगैरह, वो लिखते हैं कितना खुश रहते हैं ना। और जो लोग नहीं लिखते हैं, जो नहीं लिख पाते हैं, आधा कॉन्फिडेंस तो उनका उसी में ख़त्म हो गया। फिर जीवन में वो क्या कर पाएंगे, मतलब चिंताग्रस्त रहते हैं जीवन भर, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी अच्छी भावनाओं बातों को लिखता है तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होती है जिससे अच्छा महसूस होता है। बुरे अनुभवों को लिखते हैं तो तनाव के स्तर कम होते हैं, ठीक है। अच्छे मतलब जो लिखता है स्टूडेंट्स उनका एक ठो हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एंडोर्फिन हार्मोन, ठीक है। और जो नहीं लिखते हैं उनका ये स्तर कम ही रहता है, तो फिर उनका तो हानि हुआ ना एक तरह से। तो ये स्टूडेंट से लेखन कौशल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारा आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आउट ही क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सिलेबस तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्टूडेंट्स, उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट जीवन वृत्त या बायोडाटा, ठीक है। स्ववृत्त लेखन से अभिप्राय अपने विवरण से है। स्ववृत्त या जीवन वृत्त जो है स्टूडेंट्स या अपने वृत्त मतलब अपने बारे में लिखने से, ठीक है। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। जो स्टूडेंट्स जैसे कि कोई वैकेंसी निकल गया तो आवेदन पत्र के साथ अपने बारे में भी लिख के देना होता है बायोडाटा, तभी तो जान पाएंगे ना हम क्या कुछ किए हुए हैं, ठीक है। तो नौकरी के संदर्भ में स्ववृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। अभिप्राय है कि स्ववृत्त का प्रारूप उसे प्रभावशाली बनाता है। मतलब स्टूडेंट से एक जो हम लोग भेजते हैं बायोडाटा लिखकर, वो जो है एक दूत का काम करता है कि हमारे बारे में सारा कुछ संदेश ले जाकर उसको देता है, ठीक है। तो इसका एक दूत का काम हो गया स्टूडेंट्स। फिर अभिप्राय है स्ववृत्त का प्रारूप उसे प्रभावशाली बनाता है। इसका जो प्रारूप होता है वो उसको प्रभावशाली बनाता है। तो इसका प्रारूप कैसा है देखते हैं। एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। किस प्रकार से आप लिखे हुए हैं अपना बायोडाटा, पता चला कि लास्ट वाला पहले लिखती हैं, पहले वाला लास्ट में लिखे हैं, तो जो चयन करता है यानी कि जो आपका इंटरव्यू लेंगे या फिर जो वैकेंसी निकालने हैं उसके पास गया है बायोडाटा, तो उसके मन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट जिस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सारे योग्यता हो गए, सारे एग्जाम फाइनल क्लियर हो गया तो फिर आपका जो है सो बायोडाटा बढ़िया से नहीं रहेगा तो आपको चयन कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से लिखना आना चाहिए। स्ववृत्त में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। किसी भी जैसे होता है उस प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। पहले नाम लिखाएगा तो पहले ये लिखाएगा, इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। स्ववृत्त में दो पक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं उसको, ठीक है।
स्ववृत्त में दो पक्ष होते हैं, स्ववृत्त और जीवन वृत्त एक ही चीज़ है, ठीक है। बायोडाटा, पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, पहला व्यक्ति जो जिसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा पक्ष नियोजन का है। स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे आदि शोक्ति से बचना चाहिए। इसमें गलत लिखिएगा तो आपका ही नुकसान होगा। आप देखिए मैट्रिक किए हुए हैं और लिख रहे हैं कि हम एमए किए हुए हैं, तो आपका नुकसान तो होगा नहीं है, मतलब कि वहाँ आप दे नहीं पा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट वगैरह तो देना पड़ेगा, मांगेगा तो आप दिए नहीं है। ऐसे ही अतिशोक्तिपूर्ण आप बोल रहे हैं कि हाँ पीएचडी करिए दिए हैं, अब वहाँ देख रहा है कि मैट्रिक किया है बेचारा, तो फिर आपका तो वहीं फ्लॉप हो गया, मतलब कट गया, ठीक है। वहाँ आपका चयन नहीं होगा, फिर बोलेगा कि झूठ बोलता है, अतिशोक्ति करता है। यहाँ अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। जो अपने व्यक्तित्व है, ज्ञान और अनुभव पर बल देना चाहिए और बढ़िया से लिखना चाहिए, ठीक है। स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। पता चला कि 44 पेज लिख दिया है खाली अपने बारे में, क्या क्या लिखा है भगवान जाने। तो मतलब कि सिर्फ जितना ज़रूरत हो 1-2 पेज उतना ही लिखना है, ठीक है। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। जिससे भी आप लिखें, आप अगर कंप्यूटर से करवाते हैं तो भी बढ़िया होना चाहिए, अगर आप अपने हाथ से लिखते तो और बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। स्ववृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए तथा व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां इत्यादि विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। ये सारा कुछ आपका बढ़िया से ब्यौरा देना चाहिए। पहले व्यक्तिगत परिचय देना चाहिए, फिर शैक्षणिक योग्यता बताना चाहिए, अनुभव, प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस कितना सालों का, प्रशिक्षण, उपलब्धियाँ, क्या क्या उपलब्धियाँ आप पाए हैं, क्या क्या मेडल मिले हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए परिचय में क्या क्या लिखना है, परिचय में क्या क्या लिखना है उसके लिए सिर्फ, ठीक है। नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता दें, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि लिखे जाने चाहिए। ये सिर्फ आपका परिचय में होगा इतना। शैक्षणिक योग्यता में विद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए। ये आपका शैक्षणिक योग्यता में हो गया। फिर कार्यतर गतिविधियों में हो गया उल्लेख, अन्य उम्मीदवारों से पहचान दिलाने में समर्थ होता है, ठीक है। ये कार्यतर गतिविधियाँ अन्य लोगों से आपको पहचान दिलाने में समर्थ करता है। स्ववृत्त में विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं परिवर्तन, लेकिन ज़्यादा कीजिएगा नहीं, ठीक है। एक अच्छे स्ववृत्त की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो कोई भी लेखन कला करते समय उसकी बारीकियों को विशेष ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से वो विशेषता के दर्जे में सम्मिलित हो जाता है। स्ववृत्त के साथ भी ऐसी ही है। एक अच्छे और विशेषताओं से युक्त स्ववृत्त में जन्म से लेकर शैक्षणिक योग्यता, प्रतिशत, अंक, वर्ष, कॉलेज, विद्यालय का नाम और अति विस्तृत रूप से सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। जो आप लिखते हैं जे सारे चीज़ों में लगभग, मतलब कि बढ़िया से अगर आप लिखिएगा तो बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया कहने का मतलब अक्षर अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा लिखते हों, और उसमें जो लिख रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेखन करते समय उसकी शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सभी विशेषताओं से अच्छे स्ववृत्त की रचना की जा सकती है। ये सारा विशेषताएं, ठीक है। निष्कर्ष में देखते हैं से उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्ववृत्त स्वयं को विस्तृत रूप से कागज पर प्रकट करने का एक माध्यम है, खुद को प्रकट करना कागज के माध्यम से, ठीक है। जितना बढ़िया स्ववृत्त होगा उतना ही बढ़िया व्यक्ति का मूल्य लगाया जा सकता है। आपका जितना बढ़िया रहेगा स्ववृत्त, जीवन वृत्त या बायोडाटा, उतना ही आपको महत्व दिया जाएगा वहाँ, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे जन्म स्थान, तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त कुशलता आदि, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, अनुवाद। ये आपका सारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, बायोडाटा के बारे में आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा इससे क्लियर होगा। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आंसर वहीं मिलेगा, ठीक है। अनुवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन या ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कहलाता है, ठीक है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। तो अनुवाद आप समझिए गए होंगे, ठीक है। किसी भी भाषा का सार्थक परिवर्तन किया जाता है, बदल दिया जाता है, तो अनुवाद हो गया वो, ठीक है। अगला देखते हैं क्या पॉइंट, किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा है। जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है।
देखिए जो मूल भाषा है, यानी कि जिससे, जैसे कि मान लीजिए कोई अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द मान लेते हैं, अंग्रेजी शब्द मान लेते हैं एप्पल, ठीक है, एप्पल मान लिया स्टूडेंट्स। तो ये मूल शब्द है एप्पल, इसके बाद जो ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, ये सेव करते हैं, तो ये अनुवाद किए तब हुआ सेव, ठीक है। ये लक्ष्य भाषा हुआ सेव। अनुवादक ट्रांसलेटर का कार्य स्रोत भाषा के पाठ को अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करना है। अनुवाद का कार्य अंततः अथवा एक ही व्यक्ति करता है। एकाकी अनुवाद में तो अनुवादक अकेला होता ही है। इस संयोगात्मक अनुवाद में भी अंतिम भाग में संपादन का काम अनुवादक को अकेले करना होता है। अतः अनुवादक के साथ अनेक दायित्व जुड़े जाते हैं और कार्य के सफल निष्पादन में उससे अनेक अपेक्षाएं रहती हैं। भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, अभिव्यक्ति कौशल, व्यक्तिगत गुण आदि की दृष्टि से अनुवादक से होने वाली अपेक्षाओं पर विचार करना होता है। ये सारा ध्यान रखना होता है अनुवादक को। अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है। एक अच्छा अनुवादक वह है जो स्रोत भाषा जिससे अनुवाद करना है, कोई लिखित एवं वाचिक दोनों रूपों का अच्छा ज्ञाता हो। लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद करना है कि लिखित रूप का अच्छा ज्ञाता हो। पाठ जिस विषय या टॉपिक का है उसकी जानकारी रखता हो, ठीक है। तो दोनों भाषाओं के बारे में उसको पता हो तभी तो अनुवाद कर पाएगा। पहले विदुषी इस तरह से कुछ चलता था सुनने से, जो कि अनुवाद करके बताता था, ठीक है। अनुवाद की परिभाषा, अगर परिभाषा बोला जाए तो ये लिख देना। अनुवाद की परिभाषा अगर स्पेशल बोला जाए तो ये आपको लिख देना, ठीक है। एक विशिष्ट प्रकार के भाषिक व्यापार के रूप में अनुवाद भारतीय परंपरा की दृष्टि से कोई नई बात नहीं। वस्तुतः अनुवाद शब्द और उससे उपलक्षित भाषिक व्यापार भारतीय परंपरा में बहुत पहले से चले आए हैं। अतः अनुवाद शब्द और उसके अंग्रेजी पर्याय ट्रांसलेशन के व्यक्तिमूलक और प्रवृत्तिमूलक अर्थों की सहायता से अनुवाद की परिभाषा और उसके स्वरूप को श्रेष्ठतर रूप से जाना जा सकता है। तो ये आपका अनुवाद की परिभाषा होगी। व्यक्तिमूलक अर्थ, व्यक्तिमूलक अर्थ को देखते हैं। अनुवाद का व्यक्तिमूलक अर्थ है पुनः कथन, एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं, ठीक है। अर्थ का पुनरावृत्ति होता है, ठीक है, व्यक्तिमूलक में। समभाषिक अनुवाद, समभाषिक संदर्भ में अर्थ की पुनरावृत्ति एक ही भाषा की सीमा के अंतर्गत होती है, परंतु इसमें आयाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मुख्य आयाम दो हैं, कालक्रमिक और समकालिक। तो इसमें जो होता है सारा सब सही रहता है, ठीक है। समभाषी यानी कि समान भाषा का रहता है, लेकिन इसमें दो मुख्य आयाम कालक्रमिक और समकालिक के माध्यम से इसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अगला है अन्य भाषिक अनुवाद। अन्य भाषिक अनुवाद दो भाषाओं के बीच में होता है। ये दो भाषाएं ऐतिहासिकता और क्षेत्रीयता के समन्वित मानदंड पर स्वतंत्र भाषाओं के रूप में पहचानी जाती है। ये आपका हो गया दो भाषाएं ऐतिहासिकता और क्षेत्रीयता के समन्वित मानदंड पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये भी आपको लिख ही देना है। प्रकार या फिर कारक बोला जाए, प्रकार में लिख देना, ठीक है। अंतर संकेत भाषिक अनुवाद, ठीक है। अनुवाद शब्द के उपयुक्त दोनों संदर्भ अपेक्षाकृत सीमित होते हैं, सीमित है। इनमें अनुवाद को भाषा संकेतों का व्यापार माना गया है। वस्तुतः भाषा संकेतों की एक विशिष्ट श्रेणी है जिनके द्वारा संप्रेषण कार्य संपन्न होता है। ये आपका हो गया अंतर सांकेतिक हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देना है इसी में अंतर सांकेतिक करके। इस जितना भी होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका अनुवाद से रिलेटेड सारा इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है फ्रेंड्स, कुछ अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है उसको भी लिखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाले समय में और भी सारे सिलेबस का कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और करवा दिया गया बहुत सारा, ठीक है। सारे कॉमन कोर्स का लगभग करवा दिया गया। एक दो वीडियो और आएगा और ख़त्म हो जाएगा आपका सारा कॉमन कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो संक्षेपण देखते हैं हम, संक्षेपण देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। संक्षेपण अथवा सार लेखन का आशय किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना है। होता क्या फ्रेंड्स, एक लंबा वाक्य, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी एक मोटा किताब है, उसका हमको ऐसा लिखना है कि वो कम ही पढ़ें और वो याद हो जाए, मतलब कि बड़े चीज़ों को छोटा करके लिखना, ठीक, ये समझ सकते हैं। बड़ी चीज़ों को छोटा करके लिखना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध, प्रबंध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर यानी छोटा आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। इसकी संरचना भी निबंध जैसी ही होती है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहते हैं। ये सारा कुछ कहते हैं, ठीक है। इसको लिख देना। संक्षेपण की विशेषताएं फ्रेंड्स, जैसे संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, स्वतः पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अधूरा लिख दिए हैं, ठीक है।
संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। इसमें भाव भी होना चाहिए, भाषा शुद्ध भी होना चाहिए, सुस्पष्ट भी होना चाहिए, ठीक है। संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एकात्मकता होना चाहिए, मतलब कि एक चीज़ के प्रति, अब पता चला 50 चीज़ों के प्रति एक ही शब्द में लिख रहे तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। गतिशीलता होनी चाहिए, प्रवाहमान गुण होना चाहिए, सशक्ति होनी चाहिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए, इसमें विस्तार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संक्षेपण मतलब जितना छोटा हो सके, अब जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा छोटा लिखें, ठीक है। अशुद्धि एवं व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा होना चाहिए, ठीक है। कहीं विराम चिन्ह अगर है तो विराम चिन्ह लगा देना चाहिए। संक्षेपण मानसिक प्रशिक्षण है, संक्षेपण जो है मानसिक प्रशिक्षण है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, विशेषताएं हो गई, विशेषताएं लिख देना संक्षेपण की विशेषताओं में। परिचय के बारे में सुन, आज का जीवन बहुत गतिपूर्ण हो गया है, लोगों के पास समय की कमी है, यही कारण है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक जान लेना चाहता है। किसी भी सामग्री को, चाहे वह कोई विवरण पत्र हो या कोई लेख या आख्यान हो, उसके मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना 1/3 भाग में लिखना ही सार लेखन कहा जाता है। तो सुन से जो है आजकल के ज़माना जो है भाग दौड़ का है, मतलब कि बहुत कम समय रहता है लोगों के पास, ठीक है। तो छोटे शब्दों में ही अगर लिखा जाए और पढ़ा जाए तो कितना बढ़िया होगा, ठीक है। तो उतना में ही सारा समझ जाएगा स्टूडेंट्स, तो उस समय की बचत होगी, ठीक है। संक्षेपण की प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं इनकी, ठीक है, देखते हैं। संक्षेपण की प्रक्रिया, संक्षेपण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मूल पाठ से संक्षेपण में अर्थ का संप्रेषण भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं हैं। संक्षेपण करते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को एकाधिक पर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, उसके बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए पूरा तरह से, ठीक है। उसके बाद लिखना है, इससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाएगा, जो मूल शब्द का भावार्थ है वो समझ में आ जाएगा। तब तक सार लेखन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में ना आ जाए। जब तक उसका समझ में नहीं आता है तब तक उसके बारे में कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। जितने भी उनसे आएंगे भाव से उसको सारा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से लिख पाएंगे, उसके बारे में छोटा करके लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। जो बुक है स्टूडेंट्स उसको अगर पढ़ेंगे नहीं चैप्टर को बढ़िया से, तो फिर कैसे उसका नोट्स बना पाएंगे, और बना भी लेंगे तो देख देख के बनाएंगे, वो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ लेना, उसके बाद अपने भाषा में लिखना संक्षेप करके, तो उसी को संक्षेपण करते हैं। वही बात यहाँ बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। मूल अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती है। इसमें कोई भी अपने तरफ से नहीं लिख सकता है, ठीक है। संक्षेपण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लेना चाहिए, यानी कि अंतिम रूप जैसे कि छापेंगे जाके, तो उससे पहले एक छोटा कागज़ में भी लिख देना चाहिए, ताकि उसमें कोई गलती है तो पहले सुधार लिया जाए। अब पता चला पेपर छाप दिए तो उसके बाद फिर अब घर घर जाकर थोड़े ना एडिटिंग करेंगे उसका, अब गलत अर्थ उसका निकल रहा है तो कैसे करेंगे बताइए, नहीं ना होगा। तो और अच्छी तरह देख लिया जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण भावों का अंतर्भाव उसमें हो चुका है या नहीं, ठीक है। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लिखित कहावतें, मुहावरे, वाक्य, प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहावतें नहीं होनी चाहिए, मुहावरे नहीं होने चाहिए, वाक्य प्रचार नहीं होना चाहिए, अलंकार वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ओनली पॉइंट वाला रहना चाहिए बात। संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए, शीर्षक भी होना चाहिए, शीर्षक से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका खत्म संक्षेपण। संक्षेपण में जितने भी प्रश्न आएंगे आपको इसी PDF से सारा क्लियर हो जाना है, ठीक है। और इंटरनल एक्सटर्नल सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप नोट्स वगैरह बना लीजिए इसका। पल्लवन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स, पल्लवन क्या, किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमय सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सार गर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारण भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। क्या होता है कि कोई छोटा चीज़ है, ठीक है। जैसे कि हम बता दिए नाच न जान, अच्छा किसी भी पॉइंट को, जैसे कि किसी रामायण की चौपाई को ही लेते हैं, ठीक है। तो एक शब्द के बदले मतलब कितना में हम लोग लिख सकते हैं एक शब्द, जैसे कि हो गया
कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी शब्द हो गया, यहाँ देखते हैं, आपका बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये वाला, पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर मूल कथन है, दय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इतना शब्द लिखा है आधा लाइन जैसा, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ कितना निकला स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन निकल गया। आधा लाइन शब्द का अर्थ 5 लाइनों में व्यक्त किया जा रहा है, तो इसी को पल्लवन कहते हैं। बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब उसका शब्द जितना ज़्यादा हो सके लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ दय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह माता पिता के प्रति श्रद्धा तथा स्नेह रखता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनापन की भावना रहती है, इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने देश में प्रेम नहीं करता वह पत्थर दिल का होता है, क्योंकि उसमें अपनेपन की भावना का कमी रहता है। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा लिखा है कि नहीं, तो यही बात है यहाँ पर। अब पल्लवन के कुछ सामान्य नियम भी हैं, कुछ नियम बिल्कुल होते हैं, सारे में नियम होते हैं, तो इसमें भी कुछ नियम है, ठीक है। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य व्यक्ति लोकोक्ति वाक्य सूक्ति लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब पता चला स्टूडेंट से आधा अधूरा पढ़े हैं और लिखने शुरू कर दिए हैं, नहीं करना है उस तरह, उसी तरह में गलती होता है, ठीक है। जब मतलब बढ़िया से उसका सारा समझ लेना है तब लिखना है। तो इसमें वही बात कह रहा है कि जो है सो कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद संपूर्ण भाव को अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आपको मतलब कुछ लिखना नहीं उसका भावार्थ, ठीक है। दूसरा नंबर है मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए, यानी कि उस सारे के अंदर कुछ न कुछ दबा हुआ रहता है, अंदर में छिपा हुआ रहता है, उसको भी जानने का प्रयास करना, ठीक है। तीसरा में है मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। सारे शब्दों का मतलब लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए, ठीक है। चौथा अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं, कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन उससे संबंधित। पांचवा भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है। अलंकृत भाषा उसमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो खुद से ही अपने मतलब भावार्थ को स्पष्ट करें ना, तो उसी में अगर हम लिखेंगे अलंकार तो फिर आप क्या स्पष्ट करेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को क्या कि क्वेश्चन ही छाप रहे हैं कि आंसर कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप्रासंगिक बातों को क्यों लिखेंगे, जो पॉइंट में बताना है वही ना लिखेंगे, अब फालतू चीज़ का है लिखेंगे। सातवां पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए, कोई भी टिप्पणी वगैरह नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। जो लिख रहा है उसके अपने ही मन के भावों को, जो उसको पढ़ने के बाद जो मनोभाव आ रहा है उसको लिखना है, ना कि अपने मन से मतलब जो आलतू फालतू चीज़ लिख दी है वैसा नहीं है, ठीक है। आठवां से पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए, ठीक है। पल्लवन की रचना जो है सो हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए, यानी कि सारे लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए। व्यास शैली मतलब व्यास शैली थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। समाज शैली की नहीं, अच्छा समाज शैली और व्यास शैली, समाज शैली की नहीं होनी चाहिए। समाज शैली में क्या होता है, बड़े शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है, ठीक है। नीले कंठ जिनके नीले कंठ हैं, नीलकंठ, तो मतलब नीलकंठ जो हो गया समाज शैली हो गया, वैसा नहीं करके लिखना, ठीक है। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। विस्तार से लिखना, एक शब्द बोल दिया हम 50 पेज भर दिए, ठीक है। एक जैसे कि आप ही देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में, उसका आंसर की हम लोग एक ही लाइन में देते हैं, नहीं देते हैं। अगर कोई बढ़ा चढ़ा के पूछ दिया है कि इसकी व्याख्या करें, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि इसकी व्याख्या करें, आधा लाइन गया और हम पता चल रहा है 32 पेज लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट होना चाहिए, तो बढ़ा चढ़ा के लिखने की कला भी आनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं पल्लवन में निबंधात्मक का गुण होता है, बिल्कुल होता है, निबंधात्मकता का गुण होना चाहिए, ठीक है। बढ़ा चढ़ा कर लिखने का गुण होना चाहिए। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विस्तार, अर्थात कोई दिया हुआ निर्धारित विषय जैसे कि लोकोक्ति, उक्ति, सुक्ति, वाक्य, कहावत आदि के भावों को समझना और विस्तार देना पल्लवन कहलाता है, विस्तार देना किसी शब्द को, ठीक है।
मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखना। इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से सामने प्रस्तुत किया जा सके। पल्लवन संक्षेपण का विपरीतार्थक शब्द है। संक्षेपण यानी कि छोटा करके लिखना, और पल्लवन मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ठीक है। संत, महात्मा, विद्वान आदि संक्षिप्त और प्रतीक संबंधित शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी जटिल बात कह देते हैं जो उनके लिए तो सरल होती है पर सामान्य व्यक्ति के लिए इसके भावों को समझने में कठिनाई होती है, अर्थात इसलिए ऐसे वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ होता है, कोई शब्द होता है जो सारे को समझ नहीं आता है, तो उसके लिए पल्लवन करना जरूरी है। पल्लवन करना मतलब उसको विस्तार से समझाना, ठीक है। पल्लवन के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, ये आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, तो आपको फिर से पढ़ लेना है। तो ये आपका पल्लवन हो गया। जितने भी क्वेश्चन आएंगे पल्लवन से सारा खत्म यहीं पर, मतलब 100% आपका नंबर पल्लवन से मिलने वाला है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो फटाक से लिखिए, आएगा ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस अगर मिल भी गया, कहीं नज़र आया तो फटाक से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर वहीं पर लिख देंगे, ठीक है। लिंग निर्णय के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। लिंग यानी जेंडर, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा पूछा जाएगा तो यही लिख देना है, ठीक है। लिंग के प्रकार, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, ताला आदि, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की आदि, ठीक है। हो गया। लिंग की पहचान कैसे करते हैं, तो लिंग की पहचान के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। लिंग की पहचान, प्राणी वर्ग में लिंग की पहचान करना आसान है, परंतु आप प्राणी वर्ग में लिंग पहचान के लिए उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग माना गया। यद्यपि इस प्रकार के शब्दों को लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनके विशेषणों पर ध्यान दे तो हम लिंग पहचान कर सकते हैं। जैसे कार जा रही है, कार स्त्रीलिंग है। जहाज चल चुका है, जहाज पुल्लिंग है। देखिए यहाँ आपका जो है ना बोल रहा है कार जा रही है, तो रही है, तो या इसके अकॉर्डिंग ये कार जो है सो स्त्रीलिंग है। अब यहाँ कार जा रहा है, तो अब ये बताइए कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग हो गया, ठीक। मतलब ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग, क्रिया के अकॉर्डिंग वाक्य में जो क्रिया हो रही है उनके विशेषणों पर ध्यान दे तो हम लिंग पहचान कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए तो पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है। कार जा रही स्त्रीलिंग, जहाज जल चुका है जहाज पुल्लिंग है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया से संज्ञा की लिंग पहचान हो रही है। साड़ी पीली है, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। सूट नीला है तो पुल्लिंग हो गया। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में विशेषण के आधार पर संज्ञा की लिंग पहचान हो रही है, ठीक है। निर्णय के कुछ नियम भी हैं स्टूडेंट्स, तो हिंदी के लिंग व्यवस्था संस्कृत लिंग व्यवस्था के कुछ विधान से कुछ अपने नए विधान से बनी है, ठीक है। जो हिंदी की लिंग है व्यवस्था है संस्कृत लिंग व्यवस्था के कुछ विधान से कुछ नए विधान से बनी है। यद्यपि शब्दों के लिंग निर्धारण के विशेषकर अपराणीवाचक संज्ञाओं के कोई व्यापक और सिद्ध नियम नहीं है। अधिकांश रूप में उसका निर्धारण लोक व्यवहार से किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं। रूप की दृष्टि से लिंग निर्णय, रूप या बनावट की दृष्टि से लिंग निर्णय दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप के अनुसार, ठीक है। लोक व्यवहार की दृष्टि से लिंग निर्णय, कुछ शब्द रूप या बनावट की दृष्टि से समान होते हैं हुए भी उनमें से कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। ऐसे शब्दों लिंग निर्धारक लोक व्यवहार से करना पड़ता है। देखिए पुल्लिंग हो गया नमक, पनघट, ओंठ, नीड़, बाल, निकाह, मतलब जितना भी हो गया वो सारा पुल्लिंग। और यहाँ पर जो मिठास, झील, तो ये सारा स्त्रीलिंग हो गया। अर्थ की दृष्टि से लिंग निर्णय, अर्थ की दृष्टि से कुछ शब्द पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग और कुछ शब्द उभयलिंगी होते हैं, उसका विवरण निम्नलिखित रूप से किया गया है, ठीक है। तो पुल्लिंग में देखिए अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के पुल्लिंग होते हैं जिनमें जो अपवाद स्वरूप आते हैं उनमें अंत में प्रायः ई प्रत्यय होता है, ठीक। धातुओं के नाम, फिर है रत्नों के नाम, फिर है रत्नों के नाम, जैसे भोज्य पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। दिनों के नाम, महीनों के नाम, भौगोलिक नाम, फिर देशों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, द्रव्यों के नाम, ये सारा नाम जो है सो पुल्लिंग है। अर्थ के अनुसार स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग माते नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, नदियों के नाम, रवि वगैरह, ब्रह्म, फिर हो गया झीलों के नाम, तिथियों के नाम, संस्कृत में प्रायः, तो ये सारा कुछ आपका हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है।
तो ये लिंग निर्णय स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, ठीक है। या इससे सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस रहता तो आप फटाक से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम मुहावरा को देखते हैं, मुहावरा के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुहावरा कैसे बनाएं, ठीक है। तो मुहावरा तो सबको बनाना आता होगा लगभग, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आना तो है स्टूडेंट्स, आएगा जरूर, ठीक है। ये बात हमेशा रखिएगा याद, आएगा सारे पॉइंट से। मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। जो मुहावरा होता है फ्रेंड्स, इससे चित्रमयता आती, बहुत ही अलग टाइप का लगता है, सुनने में लगता नहीं जैसे कोई बोल दिया, अरे भैया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि आपको जाता ही नहीं है तो आप दोष दे रहे हैं दूसरे का, ठीक है। तो मतलब थोड़ा अलग टाइप का लगता है, बढ़िया लगता है सुनने में, ठीक है। मुहावरों का निर्माण जो है सो लक्षणा के प्रयोग होने से शब्दों की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 तरीके से आपका मुहावरा बनता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स मुहावरा के बारे में। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदि होना या अभ्यास होना। कुछ विद्वान इसे वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा शब्द सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार अपने मन के भाव या विचारों को मुहावरों के शब्दों का प्रयोग करके प्रकट करते हैं। मुहावरे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, इनका प्रयोग वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाने में किया जाता है। इसके प्रयोग मात्र से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण और रोचक बन जाती है। इस लेख के माध्यम से आप हिंदी में मुहावरे के बारे में जान सकेंगे जो हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते हैं। स्टूडेंट तो ये आपको मुहावरा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। इसकी विशेषता के बारे में, तो मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता। कैसे होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पूर्ण चीज़ नहीं समझा सकता है अकेले। मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। कोई प्रसंग हो गया तब फिर इसका प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो ऐसे ही क्यों किया जाएगा, क्यों करेगा, ठीक है। मुहावरों के शब्द को बदला नहीं जा सकता है। कैसे बदला जा सकेगा, नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। जो रहेगा उसी का अर्थ निकाल सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, इसका विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता। मुहावरे प्रसंग के अनुसार अर्थ देते हैं, प्रसंग जैसा रहा उसी के अनुसार आपका अर्थ देता है, ठीक है। मुहावरे देश, समाज और समय के अनुसार बनते हैं, इनके अनुसार बनते हैं से मुहावरे। ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के किसी अंग से होता है। ज़्यादातर मुहावरा जो होता है हमारे शरीर के अंगों से होता है, ठीक है। उदाहरण के स्वरूप में एक है मुहावरा 9 2 11 होना, अर्थ है भाग जा, ठीक है। पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। तो ये आपका मुहावरा खत्म हो गया। इससे सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। कोई अगर नया क्वेश्चन दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। पर्यायवाची देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तो आदि, ठीक है। ये आपका पानी एक नाम हो गया। अब जल भी इसको कहते हैं, नीर भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, सारा वाटर भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया इसीलिए, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब कि इसको जितने शब्दों में बोला जाता है वो सारा लिख सकते हैं, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। सूर्य को क्या क्या बोल सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आग, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत, दिनमणि, अर्क, हरि। आप समझ सकते हैं कितना सारा पर्यायवाची शब्द है सूर्य के, आपको भी याद कर लेना है, ठीक है। कम से कम 50-100 आदि कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप बना सकें, ठीक है। अक्षर, वर्ण, अक्षर के बारे में, अक्षर का जो है सो वर्ण, हरूप, अविनाशी, ये कहते हैं अक्षर का हो गया पर्यायवाची। अकुलाना, आकुल होना, घबराना, व्याकुल होना, अधीर होना, उबना, उकताना, अकेला का होता है एकाकी, तन्हा, एकमात्र, अद्वितीय, अनन्य, अकेले दम। यह हो गया अखंडता का, सततता, निरंतरता, अविच्छिन्नता, अछिन्नता, पूर्णता। ये सारा हो गया आपका अखंडता का, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अनेकता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें मतलब पॉइंट से ही पता चल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि अच्छे चरित्र वाला, सचरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, आकाश में उड़ने वाला, नभचर,
तो स्टूडेंट्स ये बहुत लंबे शब्दों के लिए देखिए आप यहाँ 3 शब्द लिखा हुआ तब यहाँ 1 शब्द लिखा हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा क्लियर हो जाना है, ठीक है। और अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का भी, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना है, ताकि कुछ इससे भी होते हैं जिसके बारे में वीडियो नहीं बना पाते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ हमेशा काम देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अपने, और भी फ्रेंड्स को बोलिएगा कि हाँ क्लियर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, और शेयर करना तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रुप वगैरह में, तो बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही बोलना था स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।